हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर चॉइस। मैं श्रवण आपको स्वागत करता हूं। आज जो वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। चाहे वो किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो KVS PRT हो, चाहे वो CTET हो, चाहे वो TT हो, चाहे RTET हो या OPTET हो या सुपर टेट हो, जो भी टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम है इसके लिए वो ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। और आज इसके बारे में हम डिटेल्स यहाँ पे बात करेंगे। मैं आपको डिटेल्स यहाँ पे आपको समझाऊंगा। किसके बारे में आप स्क्रीन में देख रहे होंगे अभी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जिसको हम NCF 2005 भी कहते हैं। और ये हमको जानने के लिए बहुत ज़रूरत है। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक मुझे वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलता है और मुझे बहुत वो इनकरेज भी करता है। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 और NCF 2005 इज द फोर्थ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पब्लिश्ड इन 2005। ये है चौथा फ्रेमवर्क है और जो 2005 को पब्लिश किया गया था। और इसको जो पब्लिश किया था, इसको कौन पब्लिश किया था ना, इसको पब्लिश किए थे इसको जो पब्लिश किए थे वो है कौन, NCERT, काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। वो है NCERT जो इंडिया का है हमारा, वो NCERT NCF 2005 का वो लॉन्च किए थे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो है इट्स प्रोसीजर वेयर पब्लिश्ड इन 1975, 1988 एंड 2000। आपको यह मैं पहले बता दूं, जो 2005 था वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क चौथा था। उससे पहले 1975 में, 88 में और 2000 में 3 बार NCF आ चुका था। इट सर्व्स एज ए गाइडलाइन फॉर सिलेबस, टेक्स्ट बुक एंड टीचिंग प्रैक्टिस फॉर द स्कूल ऑफ इंडिया। और इसमें से क्या लिखा हुआ है ना, क्या क्या गाइडलाइंस होगा सिलेबस के लिए, टेक्स्ट बुक कैसा होना चाहिए और टीचिंग प्रैक्टिस हमारा जो इंडिया का स्कूल में कैसा होना चाहिए उसके बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट जो है NCF 2005 हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू 22 लैंग्वेज। और जो NCF 2005 है वो कुल मिला के 22 लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेट किया गया है एंड हैज द इन्फ्लुएंस सिलेबस इन 17 स्टेट्स। और 17 स्टेट्स का सिलेबस को लेके किया गया है। द NCERT प्रोवाइडेड ग्रांट ऑफ 10 लाख रुपीज टू ऑल स्टेट्स to promote NCF in their local language and to compare its current syllabus with the syllabus proposed। और NCERT ने क्या किया कि जितना भी स्टेट्स हैं वो स्टेट्स को 10 लाख रुपीस दिए NCF को वहां पे प्रमोट करने के लिए, वहां पे प्रपोज करने के लिए, उनका जो लोकल लैंग्वेज था उसी में भी। और सो दैट ए प्लान फॉर द फ्यूचर रिफॉर्म्स कुड बी मेड, जिससे वो आगे जाकर फ्यूचर में बहुत अच्छे एजुकेशन सिस्टम बना सके। This exercise being executed with the support to State Council for the Educational Research and Training and District Institute of Education and Training। जितना भी एक्सरसाइज है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या किया गया ना, स्टेट का जो SCERT है और जो डाइट है वो दोनों को ये भार संभालने के लिए दिया गया कि SCERT और डाइट मिलके ये NCF को मतलब कार्यकारी कराएंगे। उसके बाद हम चलते हैं व्हाट इज NCF। NCF क्या है? NCF मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हम जानते हैं, इसमें क्या है उसको पहले समझते हैं। इट इज ओनली जस्ट सजेस्टिव एंड प्रोवाइड गाइडलाइंस ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। ये क्या करता है, सजेस्ट करता है और प्रोवाइड करता है वेरियस टाइप ऑफ गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस देता है, एजुकेशन सिस्टम में गाइडलाइंस देता है NCF, क्या क्या होना चाहिए क्या क्या नहीं होना चाहिए उसके बारे में बात करता है। दूसरा है इट डिफर्स फ्रॉम करिकुलम एंड सिलेबस। और NCF क्या करता है, करिकुलम और सिलेबस ये दोनों को डिफर करता है। तीसरा है NCF बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविस्ट। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, मतलब नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करके कैसे गेन करना है उसी के ऊपर NCF बेस है। और ऑल द स्टेट ऑल्सो डेवलप्ड SCF मतलब स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क इन लाइन विथ NCF।
मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को लेके सभी स्टेट ने अपना SCF स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क को डेवलप किया है। ये था हमारा NCF। उसके बाद हम देखते हैं जो NCF का कंटेंट क्या क्या है। NCF का यहाँ पे 5 कंटेंट्स मैं आपके पास रखूंगा, जो है प्रोस्पेक्टिव गाइडिंग प्रिंसिपल्स। जो 5 प्रिंसिपल है NCF का वो है लर्निंग एंड नॉलेज, लर्निंग के बारे में और नॉलेज के बारे में बताता है। तीसरा है करिकुलर एरिया के बारे में बताता है। चौथा है स्कूल एंड क्लासरूम के बारे में बताता है। और जो लास्ट है वो है सिस्टमेटिक रिफर। तो चलिए हम इसको बारीकी से समझते हैं क्या क्या है। प्रोस्पेक्टिव गाइडलाइन में क्या है, लर्निंग एंड नॉलेज में क्या है, करिकुलर एरिया में क्या है, स्कूल एंड मास मतलब क्लासरूम में क्या है और सिस्टमेटिक रिफर में क्या है। तो चलिए हम पहले शुरू करते हैं। जो पहला हमारा होगा साइलेंट फीचर्स ऑफ NCF 2005। साइलेंट फीचर्स क्या है? कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल। हमारा जो भी क्लासरूम में जो नॉलेज हमको बच्चे को देते हैं उसको क्लासरूम का बाहर जो है उसको इसके साथ जोड़ना होगा। ये है उसका पहला प्रिंसिपल कि हम क्लासरूम में जो भी टॉपिक जो भी नॉलेज उनको दे रहे हैं हमारा जो बाहरी ज्ञान उसके साथ जोड़ना होगा। और दूसरा है ensuring that students do not just learn mechanically without thinking। और बच्चे को ऐसे मतलब एजुकेशन हमको तैयार करना होगा जिसमें से वो सिर्फ मैकेनिकली लर्निंग नहीं करेगा, मतलब सिर्फ रटेगा नहीं, उसको समझना होगा। विदाउट थिंकिंग बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं और उनका मीनिंग उनको पता ही नहीं है और वो क्या पढ़ रहे हैं वो कुछ भी पता ही नहीं है। तो ऐसे नहीं होगा। NCF बोल रहा है कि आपको रटना नहीं है, आपको जो भी टॉपिक है जो भी सब्जेक्ट है उसको अच्छे तरीके से समझना है। तीसरा है एनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। और जो तीसरा है जो टेक्स्ट बुक का नॉलेज है, टेक्स्ट बुक का नॉलेज के साथ कुछ करिकुलम उसके साथ उसको दिया जाएगा, दूसरा कुछ काम भी दिया जाएगा। वो सिर्फ बुक के अंदर ही नहीं रहेगा, बुक के बाहर के ज्ञान भी उसको जोड़ना चाहिए। उसके बाद फिर NCF क्या बोल रहा है, जो चौथा है इंटीग्रेटिंग एग्जाम विथ क्लासरूम लाइक टू मेक देम मोर फ्लेक्सिबल। क्लासरूम में जो एग्जाम होगा वो फ्लेक्सिबल होगा, वो बहुत हार्ड नहीं होगा, वो बहुत फ्लेक्सिबल होगा। क्योंकि एग्जाम को बच्चे को बहुत डर रहता है, इसीलिए वो एग्जाम से भागते हैं। तो यहाँ पे क्लासरूम में उनको एग्जाम के साथ ऐसे अटैच किया जाएगा कि उनका एग्जाम के ऊपर कोई डर नहीं रहेगा और ये उसको हेल्पफुल करेगा कि क्लासरूम मैनेजमेंट और क्लासरूम में कैसे वो एग्जाम को हैंडल कर सकता है। और नेक्स्ट फिफ्थ वी डिस्कस अबाउट द NCF 2005 टोल्स द न्यूचरिंग एंड आइडेंटिफाई ऑफ प्राइम इंपोर्टेंस इन्फॉर्म्ड बाय द कैरिंग कंसर्न विद द कंट्रीज डेमोक्रेटिक पॉलिटी। उसके बाद आता है जो हमारा कंट्रीज का डेमोक्रेटिक पॉलिटी है उसका वो अच्छे से सामना कर पाएगा। वहां पे जितना भी उसका कठिनाइयां आएगी और उसका जो इम्पोर्टेंस है वो सारा चीज उसको समझ में आ जाएगा। ये था हमारा साइलेंट फीचर्स ऑफ NCF 2005 जो गाइडिंग प्रिंसिपल है 5 आपके सामने रखा। उसके बाद हम चलते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ NCF 2005 अबाउट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या क्या है? पहला सब्जेक्ट है टीचिंग लैंग्वेज के बारे में, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। टीचिंग लैंग्वेज में क्या है? पहला है टू अटेम्प्ट टू इम्प्लीमेंट द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। यहाँ पे NCF बता रहा है कि हमको 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। दूसरा है एम्फासाइज टू मेक वंस मदर टंग इंक्लूडिंग ट्राइबल लैंग्वेज द प्राइमरी मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन। यहाँ पे NCF बोल रहा है कि आपको मदर टंग का यहाँ पे यूज करना है और जो भी ट्राइबल एरियाज हैं वहां पे आपको ट्राइबल लैंग्वेज भी यूज करना होगा, क्योंकि प्राइमरी मीडियम में बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करना इतना आसान नहीं है। जो ट्राइबल एरिया में रहते हैं उनका ट्राइबल लैंग्वेज में उनको कम्युनिकेशन करना होगा। फिर ऑप्शन सी एनकरेज चिल्ड्रेन टू बी प्रोफिशिएंट इन मल्टीपल लैंग्वेज अदर देन मदर टंग इंक्लूडिंग इंग्लिश। और वो बच्चों को एनकरेज करता है प्रोफिशिएंट होने के लिए मल्टीपल लैंग्वेज, एक ही लैंग्वेज में नहीं होके बहुत सारे लैंग्वेज में। नेक्स्ट जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो भी इंक्लूड रहेगा और मदर टंग को वो अच्छे से
जान पाएंगे। उसके बाद मल्टीपल लैंग्वेज जो है दूसरा लैंग्वेज को सीखने के लिए उनको एनकरेज मिलेगा। नेक्स्ट चौथा है एम्फासाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग इन प्राइमरी क्लास। और एनसीएफ क्या बोल रहा है कि जो प्राइमरी क्लासेस हैं वहां पे रीडिंग को ज्यादा एम्फासाइज करना होगा, क्योंकि बच्चों का जो स्पीकिंग कैपेसिटी है उसको यहाँ पे बढ़ाने के लिए वो बोल रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग इन प्राइमरी क्लासेस। ये था टीचिंग लैंग्वेज के बारे में एनसीएफ क्या कहा। उसके बाद हम चलते हैं मैथमेटिक्स के बारे में एनसीएफ का क्या ख्याल है। लर्न एंड डेमोन्स्ट्रेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द डिस्टेंस डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। ये बोल रहा है कि लर्न करना है और डेमोन्स्ट्रेट करना है। क्या है? जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो मैथ में है और डिफरेंट ब्रांचेस जो है उसको अच्छे से समझना चाहिए, जैसे कि अलजेब्रा हो या नंबर हो या ट्रिगोनोमेट्री हो या कंस्ट्रक्शन हो, जो भी हो वो पहले हमको बहुत अच्छे तरीके से सीखना होगा। दूसरा है यूज प्रॉपर मैथमेटिकल स्किल्स एंड कॉन्सेप्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन बोथ फैमिलियर एंड अनफैमिलियर सिचुएशन। दूसरा जो है मैथमेटिक्स स्किल को प्रॉपर वे में सीखना होगा, जैसे कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, चाहे वो फेमिलियर सिचुएशन हो या अनफेमिलियर सिचुएशन हो। जो भी सिचुएशन हो वो प्रॉपर मैथमेटिकल स्किल कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर सके। तीसरा है चूज एंड अप्लाई करेक्टली द जनरल रूल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड वो क्या कर सकता है कि जो जनरल रूल है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और अप्लाई करेक्टली वो कर सकता है। जो चौथा है प्रॉम्प्टिंग स्टूडेंट्स इनटू रीजनिंग एंड थिंकिंग टू विजुअलाइज एब्स्ट्रैक्शन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। जो स्टूडेंट को प्रॉम्प्ट करता है कि रीजनिंग एंड थिंकिंग, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होता है और जो भी रीजनिंग वो करता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो स्टूडेंट को यहाँ पे प्रॉम्प्टिंग करता है। और जो फिफ्थ है बहुत डिफरेंट टाइप्स का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको बारीकी से समझना होगा, जैसे वो डायग्राम हो गया, फॉर्मूला हो गया, चार्ट्स हो गया और टेबल हो गया, ग्राफ्स हो गया, जो भी हो वो डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को कर सकता है। ये था एनसीएफ का जो मैथमेटिक्स के बारे में बोला है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टीचिंग साइंस। साइंस के बारे में एनसीएफ ने क्या बोला है। टू ऑब्टेन स्किल एंड अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड मेथड्स लीडिंग टू वैलिडेशन एंड जनरेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। वो बोल रहा है कि स्किल और अंडरस्टैंड दोनों को क्या करना होगा, अच्छे तरीके से उनको साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए। वैलिडेशन क्या है, जनरेशन क्या है, उसके बारे में अच्छे से उनको नॉलेज होना चाहिए। दूसरा है टू फॉर्म ए डेवलपमेंटल एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ साइंस। और यहाँ पे इनसे बोल रहा है कि उनका डेवलपमेंटल कैसे डेवलप हुआ है और हिस्ट्री का हिस्ट्रिकल कैसे वो स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट करके गया है साइंस, उसको भी बारीकी से उनको समझना होगा। और जो तीसरा है टू ऑब्टेन द बोथ प्रैक्टिकल एंड द थ्योरेटिकल नॉलेज। उसके बाद आता है यहाँ पे एनसीएफ बोल रहा है सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज में नहीं होगा या थ्योरेटिकल नॉलेज में नहीं होगा, दोनों को समझना होगा, दोनों का नॉलेज होना चाहिए, बोथ प्रैक्टिकल होना चाहिए और थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए। और चौथा है टू रिलेट एंड अप्रिशिएट ग्लोबल लोकल इश्यूज एट इंटरफेरेंस ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस एंड सोसाइटी। और यहाँ पे एनसीएफ क्या बोल रहा है कि बच्चों को जो ग्लोबल इश्यूज है और लोकल जो भी इश्यूज है साइंस को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, सोसाइटी को लेके, उसको अप्रिशिएट करना होगा, उसको जानना होगा, उसको समझना होगा कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है, लोकल इश्यूज क्या है और ग्लोबल इश्यूज क्या है। ये था साइंस के बारे में क्या बोला है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा जो है सोशल साइंस। सोशल साइंस के बारे में क्या बोला है एनसीएफ ने। जेंडर इक्वालिटी एंड सेंसिटिविटी टू इश्यू ऑफ सोशली डिप्राइव्ड ट्राइब्स एंड ग्रुप्स मस्ट बी इन्फॉर्म टू ऑल सोशल साइंस सेक्टर्स। जो जेंडर इक्वालिटी है, जेंडर बाइस जो है उसको नहीं करके जेंडर इक्वालिटी कैसे लाना है और सोशली डिप्राइव्ड ट्राइब्स को कैसे अच्छे से वो इश्यू को समझना चाहिए। एंड ग्रुप्स मस्ट बी इन्फॉर्म टू ऑल सोशल साइंस सेक्टर, और जो सोशल साइंस सेक्टर्स है उसको भी कैसे वो अच्छे तरीके से समझे। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल्स ऑफ सिटीजन। एक सिटीजन का क्या रोल होना चाहिए, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स क्या होगा उसका, और
वो मतलब देश के लिए उसका जो होता है, जो हमारा 51K में है, क्या क्या करना चाहिए देश के लिए, ये सारा चीज उसको अच्छे तरीके से समझना होगा। और तीसरा है, इट इज इम्पोर्टेंट दैट पीपल फ्रॉम ऑल रीजियंस एंड सोशल ग्रुप्स बी एबल टू रिलेट टू द टेक्स्ट बुक। और यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक है इससे प्रोवाइड किया जाएगा कि ऑल रीजियंस पीपल और सोशल ग्रुप्स को वहां में इंक्लूड किया जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीएफ का कहना है कि ऑल रीजियंस और सोशल ग्रुप्स को टेक्स्ट बुक में रिलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट जो एनसीएफ ने बोल रहा है कि क्रिटिकल एग्जामिन इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, वो क्रिटिकल एग्जामिन करेगा किसका, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का, जैसे कि चाइल्ड लेबर हो गया, इलिटरेसी हो गया, पॉवर्टी हो गया एंड अदर इनइक्वालिटी। जो जितना भी मतलब इनइक्वालिटी है वो चाहे कलर का हो, चाहे कास्ट का हो, जो भी हो, और पॉवर्टी के बारे में, इलिटरेसी के बारे में, चाइल्ड लेबर के बारे में, यहाँ पे वो इश्यूज के बारे में भी यहाँ बात किया जाएगा। उसके बाद है, ये तो था हमारा सब्जेक्ट का। उसके बाद चलते हैं करिकुलर एरिया जो है। पहला है आर्ट एजुकेशन। द ऑब्जेक्टिव ऑन इंक्लूडिंग आर्ट एजुकेशन इज स्कूल टू ब्रिंग डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट पर्सनालिटी एंड कल्चरल हेरिटेज। यहाँ पे आर्ट एजुकेशन को इसीलिए इंक्लूड किया गया है कि स्टूडेंट का पर्सनालिटी अच्छा हो और कल्चरल हेरिटेज भी उसको मतलब समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट, एजुकेशन फॉर पीस। स्किल दैट आर डेवलप्ड एज पार्ट ऑफ द करिकुलम एक्टिविटीज सच एज लिसनिंग विथ पेशेंस, कंसंट्रेशन, क्यूरियोसिटी, डिसिप्लिन, पॉजिटिव टुवर्ड स्टडी। यहाँ पे मतलब एजुकेशन फॉर पीस क्या है, ऐसे उनको स्किल्स डेवलपमेंट करना चाहिए कि जो भी वो मतलब सुन रहे हैं पेशेंस के साथ सुने, कंसंट्रेशन उनका होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होना चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए वो, और उनका जो स्टडी के लिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट है वर्क एंड एजुकेशन। इट इंटीग्रेटेड स्किल वर्क, एक्सपीरियंस, SUPW एंड क्राफ्ट एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन एक्सेट्रा। और जो वर्क एंड एजुकेशन है, एनसीएफ ने बताया है कि यहाँ पे उसका वर्क एक्सपीरियंस देखा जाएगा, SUPW में कैसा है, क्राफ्ट एजुकेशन को कैसा समझता है और वोकेशनल एजुकेशन को कैसा समझता है। ये सारा चीज वो वर्क एंड एजुकेशन में डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो लास्ट 2 कंटेंट्स है, स्कूल एंड क्लासरूम मैनेजमेंट और सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स। स्कूल एंड क्लासरूम मैनेजमेंट में क्या होता है, वो बहुत सारा चीज का यहाँ पे क्लासरूम में मेंटेन करके रखना पड़ता है, जैसे कि चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लाइट हो, वेंटिलेशन हो, या टीचर स्टूडेंट्स रेशियो हो, लाइब्रेरी हो, लेबोरेटरीज हो। जैसे कि क्लासरूम में क्या होता है, अच्छे तरह से लाइट होना चाहिए जैसे कि बच्चों को अच्छे लगे, वेंटिलेशन होना चाहिए मतलब वहां पे डोर होना अच्छे तरह से होना चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, स्टूडेंट्स रेशियो 1:30 होना चाहिए, फिर स्कूल में एक लाइब्रेरीज होना चाहिए और साइंस के लिए लैबोरेटरीज भी होना चाहिए। ये सारा चीज आपका जाएगा क्लासरूम मैनेजमेंट एंड स्कूल। और जो लास्ट है सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स में, सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स में क्या होता है, करिकुलम दैट इज लर्नर सेंट्रिक। यहाँ पे सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स मतलब सिस्टम कैसा होना चाहिए, जो टीचिंग सिस्टम है हमारा वो कैसा होना चाहिए, यहाँ पे लर्नर सेंट्रिक है। दूसरा है जो टीचर्स का रोल होगा वो सिर्फ फैसिलिटेटर होगा, एक फैसिलिटेटर का रोल यहाँ पे टीचर को निभाना होगा। तीसरा है सपोर्ट्स एंड एनकरेज लर्निंग, उसको लर्निंग के लिए मतलब बच्चों को लर्निंग के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए और उनको एनकरेज करना चाहिए। और जो भी आपका वहां पे एक्टिविटी होगा वहां पे लर्नर एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा, वहां पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उसका रहेगा, तभी जाके वो मतलब अच्छे तरीके से कोई भी चीज को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये था हमारा एनसीएफ 2005 और एनसीएफ 2005 जो था वो है चौथा, क्विकली रिकैप कर लेते हैं, और वो था चौथा, और जो पहला था मतलब 1975, 88, 2000 को था। यहाँ पे सभी स्टेट को क्या किया था ना 10 लाख रुपीस दिया गया था, ये 22 लैंग्वेज में पहले ट्रांसलेट किया गया था और 17 स्टेट्स को पहले दिया गया था। और ये जो सारा जो इम्प्लीमेंट किया गया था इसका जो बात सपोर्ट करने के लिए SCRT और डाइट को दिया गया था। और इसका जो कंटेंट है पर्सपेक्टिव गाइडिंग प्रिंसिपल जो 5 के बारे में बात किए, लर्निंग एंड नॉलेज, करिकुलम एरिया, स्कूल एंड क्लासरूम एंड सिस्टमेटिक
रिफॉर्म्स। और ये था आपका एनसीएफ 2005। आपको समझ में आ गया होगा, और किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो कोई भी चीज का डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।